अगर मैं कहूं कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां हवा इतनी पतली होती है कि फेफड़े ऑक्सीजन के लिए तड़प उठते हैं और खून जमा देने वाली ठंड होती है, और वहां एक जीव न सिर्फ मजे से जिंदा है बल्कि 90 डिग्री की सीधी खड़ी चट्टानों पर बिल्कुल किसी पार्कोर एथलीट की तरह कलाबाजियां कर रहा है, तो शायद ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगे। बिल्कुल, सुनने में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन स्पीति घाटी के इस जमे हुए साम्राज्य में ना, ये बिल्कुल रोजमर्रा की सच्चाई है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय यही हैरत अंगेज जीव है, हिमालयी आइबेक्स। और साथ ही हम उस बेहद क्रूर इकोसिस्टम की भी पड़ताल करेंगे जिसे वे अपना घर कहते हैं। और पता है, इस पूरी चर्चा की जो बुनियाद है वो अविश्वसनीय विजुअल्स हैं जिन्हें इटर्नली वाइल्ड यूट्यूब चैनल ने दुनिया के सामने रखा है। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है हिमालय के बर्फीले राजा आइबेक्स की अद्भुत कहानी, जिसे फिल्म निर्माता राजीव कॉम्बो-चेरिंग ने फिल्माया है, और इसमें उन्हें पूरे 4 साल लग गए। बाप रे, 4 साल? हाँ, 4 साल तक उस ट्री लाइन से ऊपर के बंजर इलाके में टिके रहला, जहां मौसम पलक झपकते ही जानलेवा हो सकता है। ये अपने आप में एक इंसान की शारीरिक और मानसिक सीमाओं की चरम परीक्षा है। मैं तो सोच भी नहीं सकती वहां इतने दिन बिताने के बारे में। सही कहा, मतलब यही बात सबसे ज्यादा हैरान करती है। राजीव जैसे इंसान जो बेहतरीन मॉडर्न गियर पहनकर, थर्मल कपड़ों और पूरी रसद के साथ वहां जाते हैं, उनके लिए वहां कुछ हफ्ते बिताना भी किसी सजा से कम नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन ये जो आइबेक्स हैं, ये वहां के स्थायी निवासी हैं। वहां का वातावरण एकदम रूखा है, हवा का दबाव कम है। तो मैं ये सोचता हूं कि आखिर ऐसा क्या है जो इन जीवों को इस खतरनाक ऊंचाई का बेताज बादशाह बनाता है। ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। मतलब सबसे पहले तो नजर जाती है उनके शानदार मुड़े हुए सींगों पर, या फिर उनकी उन लहराती दाढ़ियों पर। लेकिन मुझे लगता है कि उनका असली जादुई हथियार उनके पैरों के नीचे है। क्या हम उनके खुरों की तुलना किसी बहुत ही एडवांस्ड रॉक क्लाइंबिंग शूज से कर सकते हैं? तो देखिए, ये तुलना काफी दिलचस्प है, लेकिन अगर हम टेक्निकली बात करें तो रॉक क्लाइंबिंग शूज सपाट होते हैं और मुख्य रूप से घर्षण या फ्रिक्शन पर निर्भर करते हैं। अच्छा, तो आइबेक्स के खुर अलग कैसे हैं? आइबेक्स के खुर इससे कई ज्यादा जटिल और उन्नत इंजीनियरिंग का नमूना है। उनके खुर बीच से बटे हुए होते हैं, मतलब क्लोविन होते हैं। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब है कि वे एक चिमटी या प्लायर की तरह काम कर सकते हैं। खुर का जो बाहरी किनारा होता है वो केराटिन का बना होता है, बिल्कुल हमारे नाखूनों की तरह सख्त। समझ रहा हूँ। जो चट्टान की छोटी से छोटी दरारों में आसानी से फंस सकता है। और सबसे खास बात, खुर का अंदरूनी हिस्सा एक नरम रबर जैसे पैड का होता है। ये पैड चट्टान के आकार के हिसाब से ढल जाता है और पकड़ को एकदम मजबूत कर देता है। अरे वाह, मतलब वे एक ही समय में चट्टान को जकड़ भी रहे हैं और उस पर चिपक भी रहे हैं। सही कहा। ये तो इवोल्यूशन का एक मास्टरपीस है। और इस तरह की पकड़ की उन्हें सख्त जरूरत भी है, क्योंकि ये सीधी चट्टानें उनके लिए सिर्फ चलने फिरने की जगह नहीं है, बल्कि शिकारियों से बचने का सबसे सुरक्षित किला है। मैंने पढ़ा है कि हिम तेंदुए जैसे खूंखार शिकारी भी उस ढलान पर उनका पीछा करने से कतराते हैं। बिल्कुल, स्नो लेपर्ड्स भी वहां जाने से डरते हैं जहां आइबेक्स आसानी से छलांग लगा सकते हैं। उनकी पूरी शारीरिक बनावट सिर्फ गुरुत्वाकर्षण को मात देने के लिए ही नहीं है, बल्कि उस जानलेवा ठंड से लड़ने के लिए भी बनी है। तो ठंड से बचने का क्या मैकेनिज्म है उनके पास? स्पीति में सर्दियों में तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है। ऐसे में उनके शरीर पर बालों की दोहरी परत होती है। अंदरूनी परत इतनी घनी होती है कि वो शरीर की गर्मी को बिल्कुल बाहर नहीं जाने देती। जैसे कोई बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थर्मल जैकेट हो। एकदम सही। लेकिन इस शानदार सुरक्षा कवच के बावजूद सर्दियां उनके लिए किसी युद्ध से कम नहीं होती। जब बर्फ हर चीज को कई फीट नीचे ढक लेती है तो उनके जीवित रहने का पूरा गणित ही बदल जाता है। मुझे ये ऊर्जा के अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स ऑफ एनर्जी जैसा लगता है। वो कैसे? मतलब देखिए, एक तरफ तो शरीर को गर्म रखने के लिए लगातार कैलोरीज जल रही हैं, और दूसरी तरफ उनका खाना जो कि सूखी घास है, वो बर्फ की मोटी चादर के नीचे दबा हुआ है। उसे बाहर निकालने के लिए उन्हें अपने उन्हीं खुरों से बर्फ खोदनी पड़ती है। और यही वो बिंदु है जहां ये गणित उनके खिलाफ जाने लगता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि बर्फ खोदना एक भारी मेहनत वाला काम है। अक्सर ऐसा होता है कि बर्फ के नीचे से मिलने वाले उस छोटे से पौधे से
उन्हें जितनी ऊर्जा मिलती है उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा तो उस पौधे तक पहुंचने के लिए बर्फ खोदने में ही खर्च हो जाती है। ओ, तो मतलब ये एक लगातार घाटे का सौदा है। बिल्कुल, और महीनों तक इसी डेफिसिट या घाटे में रहने के कारण उनका शरीर अंदर से खोखला होने लगता है। यही वजह है कि भले ही जीव विज्ञान के हिसाब से उनका जीवन काल करीब 15 वर्ष के आसपास हो सकता है, लेकिन ज्यादातर नर अपनी पूरी उम्र जी ही नहीं पाते। सही बात है। वे बुढ़ापे से नहीं बल्कि सर्दियों के अंत तक आते आते भुखमरी, भारी थकान या किसी चोट के कारण दम तोड़ देते हैं। प्रकृति सच में यहाँ किसी पर रहम नहीं खाती। इसी क्रूरता के कारण वसंत का मौसम यानी जो अप्रैल का महीना होता है वो उनके लिए किसी पुनर्जन्म से कम नहीं होता। बर्फ पिघलनी शुरू होती होगी। हाँ, दिन लंबे होने लगते हैं और जमीन पर थोड़ी बहुत हरियाली लौटने लगती है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि सर्दियों के बाद सिर्फ नई घास खाना ही उनके लिए काफी नहीं होता। हाँ, उस डॉक्यूमेंट्री में एक बहुत ही खास व्यवहार दिखाया गया है। वसंत आते ही आइबेक्स किसी खास तरह की मिट्टी और चट्टानों को चाटते हुए देखे जाते हैं। बिल्कुल, जिसे मिनरल लिक कहते हैं। उस दृश्य ने तो मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया था। सर्दियों के दौरान सिर्फ सूखी वनस्पतियां खाने से उनके शरीर से सारे जरूरी तत्व खत्म हो जाते होंगे। तो क्या ये मिट्टी चाटना उनके लिए किसी प्राकृतिक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट की तरह काम करता है? आप ऐसा कह सकते हैं। जैसे उनके पूरे शरीर के सिस्टम को सर्दियों के बाद एक हार्ड रिबूट की जरूरत हो। हार्ड रिबूट, ये बहुत ही सटीक व्याख्या है। होता क्या है कि महीनों के कुपोषण के बाद उनकी हड्डियों और मांसपेशियों से कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे आवश्यक मिनरल्स लगभग खत्म हो चुके होते हैं। समझ रहा हूँ। अगर वे सीधे सिर्फ नई घास खाना शुरू कर दें तो उनका पाचन तंत्र उसे ठीक से प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। उनकी मांसपेशियां कमजोरी रहेंगी। तो ये जो खास खनिज वाली मिट्टी है ये उनके इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित करती है और हड्डियों को मजबूत बनाती होगी। हाँ, और उनके पाचन तंत्र के गुड बैक्टीरिया को फिर से एक्टिवेट करती है। बेसिकली यह उनके शरीर को गर्मियों की दावत के लिए तैयार करने की एक जरूरी रासायनिक प्रक्रिया है। और गर्मियां सचमुच उनके लिए एक दावत होती हैं। इस समय नर अक्सर छोटे समूहों में या अकेले शांति से घूमते हैं। वे अपना सर्दियों का वो भारी कोट भी गिरा चुके होते हैं। बिल्कुल, एकदम हल्के हो जाते हैं। लेकिन ये शांति आने वाले एक बहुत बड़े तूफान की तैयारी होती है। वे ये सारी कैलोरी सिर्फ सर्दियां काटने के लिए नहीं जुटा रहे होते। गर्मियों की ये सारी ऊर्जा साल के सबसे हिंसक, सबसे ज्यादा ऊर्जावान और सबसे अहम चरण के लिए जमा की जा रही होती है, जिसे रट यानी प्रजनन का मौसम कहते हैं। लेकिन देखिए, रट के उस हिंसक मौसम तक पहुंचने से पहले प्रकृति के चक्र में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव आता है जो गर्मियों की शुरुआत में ही देखने को मिलता है। नई जीवन का जन्म है ना? हाँ, मादा आइबेक्स अपने बच्चों को जन्म देने के लिए सबसे सुरक्षित, सबसे ऊंचे और दुर्गम खड़ी चट्टानों का चुनाव करती हैं, ताकि स्नो लेपर्ड या भेड़िए वहां तक ना पहुंच सकें। बिल्कुल, और उन नवजात बच्चों की फुर्ती देखकर आप दंग रह जाएंगे। मैंने देखा है, जन्म के कुछ ही घंटों बाद वे अपनी माँ के पीछे पीछे चट्टानों पर चलने लगते हैं। हाँ, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये थी कि सिर्फ 4 हफ्ते के छोटे बच्चे ही आपस में खेलना और सिर टकराने की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। वे हवा में उछलते हैं, एक दूसरे को धकेलते हैं। मुझे तो ये सिर्फ कोई मासूम खेल नहीं लगा। और ये बिल्कुल भी मासूम खेल नहीं है। ये उनकी मसल मेमोरी बनाने का एक बहुत ही क्रूर लेकिन जरूरी प्रशिक्षण है। मतलब वे बचपन से ही ट्रेनिंग ले रहे हैं? हाँ, वे बचपन से ही ये सीख रहे होते कि एकदम खड़ी चट्टान पर अपना बैलेंस खोए बिना सामने वाले के वार को कैसे झेलना है। वे अपने सींगों के एंगल को समझना शुरू कर देते हैं। क्योंकि यही बच्चे जब कुछ साल बाद बड़े नर बनेंगे तो पतझड़ के उसी रट के मौसम में उनकी यही ट्रेनिंग काम आएगी। बदल चुका है। हरे पहाड़ अब सुनहरे और भूरे रंग के हो गए हैं। नरों का रंग भी बदल जाता है। हाँ, उनका कोट काफी डार्क हो जाता है। वे गहरे रंग और सफेद निशानों के साथ बहुत शानदार दिखने लगते हैं। ये उनका युद्ध का श्रृंगार है एक तरह से। वे झाड़ियों पर अपनी गंध छोड़ने लगते हैं और फिर शुरू होता है वो पूरा केमिकल खेल। फेरोमोन्स का खेल। मादा की गंध नरों को अपनी ओर खींचती है। नर हवा को सूंघते हैं, अपने होठों को एक अजीब तरीके से मोड़ते हैं, जैसे वे हवा को चख रहे हों। जीव विज्ञान में इसे फ्लेम इन रिस्पॉन्स कहा जाता है। अच्छा, फ्लेम इन रिस्पॉन्स। हाँ,
जब वे अपने ऊपरी होंठ को मोड़ते हैं तो वे असल में हवा में मौजूद फेरोमोन्स को अपने तालू के ऊपरी हिस्से में मौजूद एक विशेष अंग तक पहुंचा रहे होते हैं। इसे जैकब्सन ऑर्गन कहते हैं। अरे वाह! ये अंग सीधे उनके दिमाग को ये मैसेज भेजता है कि कौन सी मादा प्रजनन के लिए तैयार है। आप इसे एक तरह का रासायनिक रडार कह सकते हैं। और जब दो बड़े नर जिनके पास ये रडार है एक ही मादा के पास पहुंचते हैं, तब होता है असली टकराव। दोनों प्रतिद्वंदी पीछे हटते हैं, अपने पिछले पैरों पर खड़े होते हैं और फिर अपनी पूरी ताकत के साथ सिर झुकाकर एक दूसरे से टकराते हैं। ये टक्कर इतनी भयानक होती है कि उसकी आवाज पूरी घाटी में गूंज जाती है। और ये सिर्फ एक बार नहीं होता, ये बार बार होता है। यहीं पर मेरे दिमाग में एक सवाल उठा था। अगर हम इंसानों के खेलों की बात करें, जैसे अमेरिकन फुटबॉल या बॉक्सिंग, तो वहां बार बार सिर पर चोट लगने से एथलीट्स को CTE जैसी बहुत गंभीर दिमागी बीमारियां हो जाती हैं। बिल्कुल, कंकशन हो जाता है। हाँ, उनका दिमाग खोपड़ी के अंदर टकरा कर डैमेज हो जाता है। तो ये जो आइबेक्स हैं, जो अपनी पूरी गतिज ऊर्जा के साथ सिर के बल टकरा रहे हैं, इनके दिमाग का क्या होता है? मतलब क्या एवोल्यूशन ने इनकी खोपड़ी के अंदर कोई शॉक एब्जॉर्बर फिट किया है? इसका जवाब उनकी एनाटॉमी के एक बेहद शानदार इंजीनियरिंग मॉडल में छिपा है। देखिए, उनका दिमाग हमारी तरह खोपड़ी के बिल्कुल करीब नहीं होता। अच्छा। उनकी खोपड़ी की हड्डियां डबल लेयर्ड होती हैं, यानी दोहरी परत वाली, और उनके बीच खाली जगह होती है। ओहो, तो वो कुशन का काम करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके जो विशाल सींग होते हैं, उनकी जड़ें खोपड़ी के ऊपर कुछ इस तरह से जुड़ी होती हैं कि टक्कर की जो भयानक एनर्जी पैदा होती है वो सीधे दिमाग की तरफ नहीं जाती। तो वो एनर्जी जाती कहाँ है? वो एनर्जी उनकी बेहद मोटी और मजबूत गर्दन और कंधों के मांसपेशियों की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। उनकी गर्दन एक विशाल स्प्रिंग या कहें कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है, जो उस पूरे झटके को सोख लेती है। कमाल है। मतलब उनका पूरा शरीर उस एक पल के लिए ही डिजाइन किया गया है। लेकिन ये लड़ाई कोई कुछ सेकंड की बात तो होती नहीं है। राजीव की डॉक्यूमेंट्री में 14,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी लड़ाई कैद की गई है जो पूरे 1 घंटे तक चलती है। ये तो कल्पना करना भी सिहरन पैदा करता है। 14,000 फीट पर, जहां हवा में ऑक्सीजन का स्तर समुद्र तल के मुकाबले लगभग 40% कम होता है, वहां 1 घंटे तक लगातार अपनी पूरी ताकत से लड़ना। बिल्कुल। इस एरोबिक थकान के बारे में सोचिए। उनके दिल और फेफड़े अपनी चरम सीमा पर काम कर रहे होते हैं, और इस लड़ाई का जो अंत होता है वो भी बहुत कुछ कहता है। उस फुटेज में एक बूढ़ा और बहुत अनुभवी नर अंततः एक युवा प्रतिद्वंदी से हार मान लेता है। ये प्रकृति का निर्दयी नियम है ना? जहां सत्ता का ट्रांसफर कभी भी शांतिपूर्ण नहीं होता। जो सबसे शक्तिशाली जीन है वही आगे बढ़ेंगे। लेकिन पता है, इस पूरी मारकाट के बीच एक बहुत ही चालाकी भरी रणनीति भी चलती है। आप स्नीकर मेल्स की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब जब ये दो विशालकाय नर आपस में सिर फोड़ रहे होते हैं और पूरी तरह से थके हुए होते हैं, तो जो युवा या शारीरिक रूप से छोटे नर होते हैं, जिन्हें अच्छे से पता है कि वो सीधे मुकाबले में नहीं टिक सकते, वो लड़ाइयों के बीच छिपकर मादा के पास पहुंच जाते हैं। इसे जीव विज्ञान की भाषा में स्नीकर मेल स्ट्रैटेजी कहते हैं। ये एवोल्यूशन का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। कैसे? देखिए, एवोल्यूशन सिर्फ ताकत को इनाम नहीं देता, वो बुद्धिमत्ता और अवसरवादिता को भी बढ़ावा देता है। अगर हर बार सिर्फ सबसे बड़ा और लड़ाकू नर ही जीतेगा, तो जो जीन पूल है उसमें सिर्फ आक्रामकता ही बचेगी। लॉजिकल है। इन छोटे स्नीकर नरों की वजह से प्रजाति में जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी रहती है। उन्होंने बिना कोई चोट खाए या अपनी ऊर्जा नष्ट किए अपना मकसद पूरा कर लिया। ये तो सच में कमाल का स्मार्ट वर्क है। तो देखिए, अब तक हमने उनके शरीर की बनावट, मौसम के खिलाफ उनकी जंग और आपस की राजनीतिक लड़ाइयों को समझा है। लेकिन आइबेक्स का ये इकोसिस्टम सिर्फ उनके ही इर्द गिर्द नहीं घूमता है। बिल्कुल नहीं। इस पहाड़ पर कुछ बाहरी ताकतें भी हैं जो उनके सर्वाइवल को आकार देती हैं। ये पूरा एक वेब है, एक जाल। इस फूड चेन में सबसे ऊपर बैठा है स्नो लेपर्ड, जो पूरी तरह से आइबेक्स और नीली भेड़ों पर निर्भर है। और भेड़िए भी तो होते? हाँ, भेड़ियों का झुंड भी लगातार घात लगाए रहता है। आसमान में बड़े शिकारी पक्षी हैं जो छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं, और चारे के लिए उनकी सीधी प्रतिस्पर्धा उन नीली भेड़ों के साथ होती है जो उसी इलाके में रहती हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी प्रजाति है जिसने पूरे हिमालयी इकोसिस्टम को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, और वो हैं हम, इंसान।
स्पीति घाटी में हजारों सालों से इंसान रह रहे हैं, भले ही आबादी कम हो। और इन इंसानों और आइबेक्स के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत ही अनोखा और थोड़ा विरोधाभासी भी है। ये रिश्ता मुख्य रूप से धर्म और संस्कृति से बुना गया है। स्पीति के जो स्थानीय लोग हैं वे बौद्ध धर्म का पालन करते हैं और वे आइबेक्स को बहुत पवित्र मानते हैं। हाँ, उनके लिए ये सिर्फ एक जंगली जानवर नहीं बल्कि भगवान बुद्ध का रूप है। और इसी गहरी सांस्कृतिक आस्था का नतीजा यह है कि इस इलाके में आइबेक्स का शिकार लगभग खत्म हो चुका है। वे इतने बेखौफ हो गए हैं कि गांव के बहुत करीब आ जाते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत प्राचीन समझौता लगता है मुझे। इंसान अपनी घाटियों में जौ और मटर की खेती करते हैं और आइबेक्स ऊपर चट्टानों से उन्हें देखते हैं। बिल्कुल। हालांकि कभी-कभी आइबेक्स रात में छिपकर उनकी फसलों पर धावा भी बोल देते हैं, लेकिन गांव वाले उन्हें मारते नहीं हैं। ये एक बेहतरीन कंजर्वेशन मॉडल है जहां कानून के नहीं बल्कि आस्था की चलती है। लेकिन यहीं पर वो विरोधाभास सामने आता है जिसकी आपने बात की थी। हाँ, क्योंकि सम्मान से पेट तो नहीं भरता। बिल्कुल। आस्था से गोली तो रोक सकती है लेकिन भूख नहीं। स्थानीय लोग भले ही आइबेक्स को नहीं मार रहे हैं, लेकिन उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह मवेशियों पर, खासकर याक और घोड़ों पर निर्भर है। और जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ रही है, पाले जाने वाले याक की संख्या भी बढ़ रही है और ये याक गर्मियों में उन्हीं ऊंचे एल्पाइन घास के मैदानों में चरने जाते हैं जहां आइबेक्स को अपनी सर्दियों के लिए ऊर्जा जुटानी होती है। और याक तो आकार में बहुत विशाल होते हैं, उनकी भूख भी उसी हिसाब की होती होगी। एकदम सही। यानी जो इंसान आइबेक्स को भगवान मानकर पूज रहे हैं, अनजाने में उन्हीं के मवेशी आइबेक्स के मुंह से निवाला छीन रहे हैं। बिना कोई गोली चलाए ही उनके जीवित रहने के साधन छीने जा रहे हैं। अगर याक सारी अच्छी घास खा जाएंगे तो आइबेक्स सर्दियों में वैसे ही भूख से मर जाएंगे। नतीजा तो वही निकला ना। इसे इनविजिबल हैबिटेट लॉस यानी अदृश्य निवास स्थान का नुकसान कहते हैं। ये मॉडर्न कंजर्वेशन की सबसे बड़ी चुनौती है। जगह वही है लेकिन संसाधन खत्म हो गए हैं। और इस समस्या को जलवायु परिवर्तन और भी भयंकर बना रहा है। हाँ, क्लाइमेट चेंज। हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सर्दियों का पूरा चक्र बिगड़ रहा है। कभी अचानक बेमौसम की भारी बर्फबारी हो जाती है जो आइबेक्स के छोटे बछड़ों के लिए जानलेवा साबित होती है। और मैंने पढ़ा है कि ट्री लाइन भी ऊपर खिसक रही है। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, नई तरह की वनस्पतियां ऊपर की ओर बढ़ रही हैं, जिससे वो विशेष अल्पाइन घास कम हो रही है जिस पर आइबेक्स हजारों सालों से निर्भर है। ये पूरा इकोसिस्टम बहुत ही नाजुक संतुलन पे टिका हुआ है। अगर आधार ही खिसकने लगेगा तो पूरा पिरामिड ढह जाएगा। अगर आइबेक्स कम होंगे तो हिमतेंदुओं को भोजन नहीं मिलेगा और तब वे इंसानों के गांवों की तरफ मवेशियों का शिकार करने आएंगे। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसकी शुरुआत बस एक घास के मैदान के खत्म होने से होती है। इस पूरी चर्चा के बाद जब हम उन खड़ी चट्टानों पर खड़े हिमालयी आइबेक्स की तस्वीर अपने दिमाग में लाते हैं तो हमारा नजरिया पूरी तरह बदल चुका होता है। वे सिर्फ एक जानवर नहीं है जो पहाड़ों पर रहते हैं, वे सहनशीलता, दृढ़ता और विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने वाले एक बहुत ही शानदार प्रतीक बन जाते हैं। वे लाखों सालों के एवोल्यूशन का एक जीता जागता चमत्कार है। उनके शरीर का हर एक हिस्सा, चाहे वो खुर हो, खून में ऑक्सीजन लेने की क्षमता हो या उनकी वो मोटी खोपड़ी हो, उस जमे हुए साम्राज्य के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाया गया है। और यही बात एक बहुत ही गहरा और थोड़ा बेचैन करने वाला सवाल भी खड़ा करती है। हमने देखा कि आइबेक्स ने खुद को उस बर्फ, पतली हवा और तीखी ठंड के लिए एकदम सटीक रूप से ढाल लिया है। ये इवोल्यूशन का सबसे बेहतरीन डिजाइन है जो हिम युग के समय से काम कर रहा है। आइस एज से। लेकिन आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। पहाड़ अभूतपूर्व गति से गर्म हो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या विकासवाद का वो शानदार डिजाइन जो हजारों साल की बर्फ और ठंड का सामना करने के लिए बना था, इस नई तेजी से गर्म होती दुनिया में टिक पाएगा? ये सोचना ही डरावना है। क्या इवोल्यूशन इतनी तेजी से काम कर सकता है कि वो जलवायु परिवर्तन के इस खतरनाक गति का मुकाबला कर सके? या क्या प्रकृति को अपने इस बर्फीले राजा को बचाने के लिए जल्दी कोई नया और शायद ज्यादा मुश्किल समझौता करना पड़ेगा? इन 14,000 फीट की ऊंचाइयों पर, जहां हवा पतली है और जीवन का हर पल एक संघर्ष है, ये सवाल उन खाली घाटियों में हमेशा गूंजता रहेगा। आज की इस गहन पड़ताल में बस इतना ही। आगे और भी गहरे और रोचक विषय लेकर आते रहेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद।